नमस्कार मित्रों, जेएनयू रेनेसां ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। मित्रों, आज हम आपसे मन की बात करते हैं। मन की बात बहुत ही चर्चित शब्द हो गया है, आप जानते हैं। कुछ समय पहले छत पर बैठा हुआ था और राजस्थान विश्वविद्यालय का प्राकृतिक परिवेश कितना हरा भरा है। जो विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से परिचित हैं वो जानते हैं। चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, चारों तरफ दूर दूर तक हरियाली और छत और स्वच्छ हवा। माना कि बड़ा विपरीत परिवेश चल रहा है। कोरोना संकट है, महामारी है, लेकिन हमारे पास पेड़ हैं, पौधे हैं, बाग बगीचा है, जंगल है, छत है और उसकी स्वच्छंद वायु है। अभी 1 घंटा पहले ही कुछ विचार मग्न अवस्था में टहल रहे थे। पानी की एक बूंद आकर के पड़ी, वो भी मस्तक पर। लहर गया अस्तित्व। आसमान में उमड़ते इन मेघखंडों को देख करके अनायास एक रचना पुनर्जीवित हो गई। मन में उद्वेलित हुआ मस्तिष्क और जा पहुंचा आषाढ़ का एक दिन के पास। मित्रों, हिंदी साहित्य की एक महान रचना है जिसे लिखकर मोहन राकेश अमर हो गए, और वो है आषाढ़ का एक दिन। जैसे ही इस बादलों की उमड़ घुमड़ को सुनने का मौका मिलता है, सबसे पहले मुझे ये रचना याद आती है। बस अंतर इस बार यही रहा कि और समय तो मैं इस रचना को लेकर पुनः इसके अध्ययन में डूब जाया करता था, लेकिन अब की बार इस रचना को पढ़ने से ज़्यादा इस पर बोलने का मन कर गया, और इसी संदर्भ में मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। कितना मनोहारी इसका पहला ही वाक्य आप देखिए कि किस प्रकार गिरी वन प्रांतर में मल्लिका बारिश में भीग उठती है, मूसलाधार बारिश में भीग उठती है, घर आती है। और पहला ही संवाद है जब मल्लिका अंबिका से कहती है कि आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी धारासार वर्षा माँ कि दूर दूर तक की उपत्यकाएं भीग गई हैं, और देखो ना माँ, मैं भी कितनी भीग गई हूँ। ये कालिदास का प्रेम वर्षण ही है जिस पर मल्लिका की तप्त भूमि उस प्रेम वर्षण से भीग उठती है। रचना धर्मिता का जो यहाँ सुख मिलता है मित्रों, वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। आज हम इसी महान रचना पर बातचीत करते हैं। इस रचना में बड़ी टकराहट है। इधर तो पात्रों के मन में अंतर्द्वंद की उमड़ घुमड़ चलती रहती है, और उधर तीनों ही अंकों में नाटक में आषाढ़ के बादल उमड़न घुमड़न करते रहते हैं। एक तरफ मल्लिका है जो भावना को बहुत पवित्र मानती है और कहती है कि मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। एक तरफ अंबिका है जो कहती है कि मैं पूछती हूँ कि ये भावना क्या है, और क्या इस भावना से जीवन की कठोर वास्तविकताओं से सामना किया जा सकता है। एक तरफ विलोम है जो कालिदास का विपर्य रूप है, जो घोर यथार्थवादी है, और एक तरफ कालिदास है जो केवल अपने ही स्वप्न लोक के भावों में विचरण करता हुआ अंतर्द्वंद से ग्रसित रहता है। एक तरफ मातुल है जो हमेशा लंगड़ाता रहता है कि पैर आगे बढ़ाता हूं तो वैसाखी पीछे चली जाती है, और जब वैसाखी आगे बढ़ाता हूं तो पैर पीछे चला जाता है। वो इस पूरे नाटक में लंगड़ाता ही रहता है। हर व्यक्ति के अंतर्मन में एक द्वंद है, हर व्यक्ति के अंतर्मन में एक पीड़ा है, और बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्यों हर व्यक्ति इसमें ऐसा जीवन जीता है कि वह उस पूर्णता को जो ढूंढना चाहता है वह उसको नहीं खोज पा रहा है। यूँ तो बाद में मोहन राकेश ने एक अलग ही नाटक लिख दिया, आधे अधूरे, लेकिन आषाढ़ का एक दिन के भी लगभग हमको प्रत्येक पात्र आधे अधूरे से ही जान दिखाई पड़ते हैं। मित्रों, मैं आज अपनी शब्दावली में आपको इस आषाढ़ के एक दिन के बड़े ही अनछुए पहलुओं की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, और इसका श्रेय आज के इस मौसम का कि जयपुर में तो इस समय ऐसा मौसम है कि एकदम आप कहेंगे कि आषाढ़ के बादल ही छाए हुए हैं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि 1958 ईस्वी में जब आषाढ़ का एक दिन नाटक आया, और ये मोहन राकेश का पहला ही नाटक है, और इस नाटक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिला है। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अंत में
मल्लिका और कालिदास का संवाद आता है और उस संवाद के मध्य में एक अनलिखे ग्रंथ का प्रसंग आता है। जो लिखा जा चुका है वह किसी अनलिखे की ही गाथा होती है। मित्रों, हमें जो बहुत कुछ दिखता है हमारे जीवन में, वो दिखता है, उसके पीछे वो शक्ति जो नहीं दिखती है उसका प्रतिफलन है कि जो दिखता है। आज हम हैं तो हम तो आपको दिख रहे हैं, लेकिन हमारे निर्माण के पीछे की जो परिस्थितियों में कितनी व्यक्तियों ने त्याग किया। मुझे याद है कि मेरी माँ ने कभी मुझे शायद कुछ काम करने के लिए कहा हो जबकि मैं अध्ययन में रत हूँ। कब दूध के गिलास पहुँच रहे हैं, कब गाजर पहुँच रही है, कब खाने के लिए सामग्री पहुँच रही है। इतनी तपस्या हमने पढ़ने में नहीं की जितनी हमारे माता पिता ने हमको पढ़ाने में तपस्या की। इसीलिए हर लिखे के पीछे एक अनलिखे का प्रसंग तो आता ही है और रहता ही है। और यशोधरा में भी जो है, यशोधरा ने कहा कि गौतम बुद्ध से कि जाओ नाथ तुम अमृत लाओ, मुझ में मेरा पानी, चेरी ही में बहुत तुम्हारी, मुक्त तुम्हारी रानी। कौन भूल पाएगा यशोधरा के त्याग को। आज सिद्धार्थ तो गौतम बुद्ध के रूप में ख्यात हैं, लेकिन क्या यशोधरा के त्याग को भुला पाना संभव होगा आपके लिए? मित्रों, इसलिए मैं पुनः उस अनलिखे महाकाव्य की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें जो एक अनलिखे ग्रंथ का प्रसंग आता है उसके बारे में मैं ये आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि जो लिखा जा चुका है वह किसी अनलिखे की गाथा है। हर लिखित के पीछे कुछ अलिखित हमेशा छूट जाता है। यह मनुष्य जीवन ही ऐसा है। क्या मनुष्य जीवन हर श्रेष्ठ काव्य से विराट नहीं होता है? यह मनुष्य जीवन है जो हर श्रेष्ठ काव्य से हमेशा विराट होता है। अनंत सर्गों का एक महाकाव्य हम हर रोज साथ लिए फिरते हैं। और यही कारण है कि आषाढ़ का एक दिन कवि कालिदास के जीवन प्रसंग से जुड़कर के भी उसकी गाथा नहीं बनता। वास्तव में यह विगत इतिहास की नहीं बल्कि अपने पीछे छूट गई भूमि की रचना है। आषाढ़ का एक दिन जो अनलिखा है उसकी महागाथा है, जो लिखा है उसकी महागाथा नहीं है, जो अनलिखा है उसकी वह महागाथा है। मित्रों, आषाढ़ का एक दिन जब 1958 ईस्वी में प्रकाशित हुआ तो बहुत लोगों का ध्यान इस नाटक ने इसलिए खींचा कि यह संस्कृत के कवि नाटककार कालिदास के जीवन प्रसंग को अपना विषय बनाता है। और कुछ लोगों को तो इसमें राजसत्ता और सृजनशील कलाकार की स्वतंत्रता का तीखा द्वंद्व नजर आया कि भाई ये तो राजसत्ता और कलाकार के जो अंतर्विरोध की जो आधार है उस आधार भूमि पर यह रचना लिखी गई है। लेकिन मित्रों, इससे भी अधिक सत्य आप इस बात में देखें कि आषाढ़ का एक दिन स्वतंत्रोत्तर भारत के मध्य वर्ग की एक अजीब सी दास्तान है जो अपने कलेवर में एकदम बिल्कुल भिन्न है और अनूठे मोहक रोमांस और वातावरण और यथार्थ के तीखे दंश को साथ में लिए हुए आया है। मित्रों, आषाढ़ के एक दिन पर मैं अपनी बात कहूं उससे पहले मैं आपको मोहन राकेश का वो वक्तव्य याद दिला दूं जहां मोहन राकेश ने अपनी कहानियों के बारे में प्रारंभ में ही लिख दिया है कि मैं व्यक्तियों की यंत्रणा की कहानियां लिखता हूं। मैं व्यक्तियों की यंत्रणा की कहानियां लिखता हूं जिससे समाज की विडंबना सामने आती है। अब ये जो व्यक्ति कोई और नहीं है बल्कि स्वतंत्र भारत का विकासशील मध्य वर्ग है जिसके सामने विकास के नए नए रास्ते खुल रहे हैं, जिसे औपनिवेशिक सामंती सत्ता प्रतिष्ठान ने जो उसके पांव में जंजीर डाल दी थी वो कल की बात थी, वो टूट चुकी है, वो पुरानी हो चुकी है। लेकिन मित्रों, जैसा भक्त कवि सूरदास की गोपियां कहती हैं कि यह मथुरा काजर की कोठरी जे आवत ते कारे, यह वह काजर की कोठरी है कि सिद्ध ही जो है मध्यवर्ग का भ्रम टूट जाता है। दोहरे स्तर की यंत्रणा है वो। आपको मेरी शब्दावली भले ही क्लिष्ट लग रही हो मित्रों, लेकिन व्यक्ति के स्तर पर झीली गई यंत्रणा सामाजिक धरातल पर विडंबना की सृष्टि करती है। ये इतना बड़ा कटु सत्य है। आप देखिए
कि कालिदास अपने गिरिवन प्रांतर को छोड़ करके कहाँ जाता है, उज्जैनी दरबार से जुड़ता है, कश्मीर का राजा बन जाता है। लेकिन कश्मीर में भी क्या वो अपना जीवन जी पाया, अपनी सृजनात्मकता को क्या जिंदा रख पाया? और जब वापस लौटकर अपने गिरी वन प्रांतर में लौट कर आया तो बदले हुए परिवेश ने उसको स्वीकार नहीं किया। ये दोहरे स्तर की यंत्रणा होती है मित्रों, कि अपने जमीन से बहुत सारे लोग रोजगार की खोज में स्वाधीनता के बाद में शहरों की तरफ पलायन कर गए और वहां अपनी पहचान, अपनी जड़ें नहीं जमा पाए, और जब लौट कर अपने गांव आए तो वहां भी उनको सब कुछ बदला हुआ मिला। ये दोहरे स्तर की यंत्रणा है। और मैं आपको बता रहा हूं कि व्यक्ति के स्तर पर झेली गई यंत्रणा सामाजिक धरातल पर विडंबना की सृष्टि करती है, इसमें कोई दौराय नहीं। जिसमें शेष रह जाती है रिक्तता, कटुता, अलगाव, अकेलापन। क्यों ये रचना हमको अपनी तरफ खींचती है? मैं कई बार सोचता हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि 20, 30, 40 कितनी बार मैंने आषाढ़ का एक दिन पढ़ा होगा। इस रचना में ऐसा क्या है? हमारे मानवीय जीवन की रिक्तता, हमारे मानवीय जीवन की कटुता, अलगाव और भीड़ में रहकर भी आज हम अकेले हैं, हमारे साथ कौन है? एक गाना सुनता हूं कि यो कहने को तो एक दुनिया साथ चलती है, लेकिन वो कैसे है कि तन्हाई यहाँ पलती रहती है। ये जो भाव आषाढ़ का एक दिन में मिलता है, ये हमारे जीवन की सच्चाई से जुड़ जाता है और हम इस रचना की तरफ खींचे चले जाते हैं। मित्रों, इस संघर्ष में स्वयं मोहन राकेश का आत्मसंघर्ष भी झलकता है। मोहन राकेश की कथा साहित्य, नाटक साहित्य की तो रचना भूमि ही यही है। और आषाढ़ का एक दिन में इसी का एक ऐसा नाटकीय रूपांतरण हो जाता है कि वो सहज ही पहचाना नहीं जाता। हम लोग बस प्रथम दृष्टा समझ लेते हैं कि ये तो मल्लिका और कालिदास की प्रेम कहानी को आधार बनाकर लिखा गया है, लेकिन रचना का सत्य केवल वहीं तक सीमित नहीं है। आषाढ़ का एक दिन अपने आप में एक बिंबात्मक पंक्ति है, अपने आप में काव्य का एक उपकरण है। मित्रों, एक पाश्चात्य आलोचक ने कहा था कि जब कविता अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेती है तो नाटकीय हो जाती है, और जब नाटक अपनी ऊंचाई को प्राप्त कर लेता है तो काव्यात्मक बन जाता है। आषाढ़ का एक दिन में एक खास तरह की प्रगीतात्मकता है। पर्दा उठने से पूर्व हल्के हल्के मेघ गर्जन और वर्षा का शब्द मुखर हो उठता है और सहृदय पाठक झूम उठता है। लेकिन पर्दा उठते ही सामने जो दृश्य खुलता है, क्या देखते हो आप? अंधेरी ड्योढ़ी और लकड़ी की दीवारें हैं। पत्थरों से ढके हुए 3-4 बड़े बड़े कुंभ है जिस पर कालिख और काई जमी हुई है। इस तरह की प्रगीतात्मकता यथार्थ में परिणत होती है और यथार्थ काव्यार्थ संपन्न होता है। मित्रों, इसी प्रगीतात्मकता और यथार्थवाद के मेल की संरचना से फिर जो नाटकीय स्थितियां धीमे धीमे खुलती है, उसके प्रभाव में पाठक बह जाता है। मोहन राकेश का रचना संसार, इसमें भारत के मध्यवर्गीय परिवारों के बनते बिगड़ते स्त्री पुरुष संबंध है। चाहे आप इनके नाटक पढ़िए, चाहे इनकी कहानियां पढ़िए, चाहे इनके उपन्यास पढ़िए। यह आंतरिक भटकन, टूटन और अलगाव, अकेलेपन को झेलने की नियति और व्यवस्था का रचना संसार है। यदि हम पूरे मोहन राकेश के पूरे कथा साहित्य के बारे में कह दें कि इनका कथा साहित्य, इनका नाटक साहित्य, इनका संपूर्ण साहित्य धर्मिता भाव, आंतरिक भटकन, टूटन, अलगाव और अकेलेपन की जो नियति है उसको झेलने की प्रक्रिया एक व्यवस्था का रचना संसार है, तो हम कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं कह रहे हैं। जैसे कि मैंने भी आपको कहा कि स्वाधीन भारत में शहरीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी, लोग गांवों से शहरों की तरफ पलायन करें। रोजगार की खोज में लोगों को अपनी भूमि से उखाड़ करके वो रोजगार की खोज उन्हें वहां ले आई जहां वे अपनी जड़ें जमा नहीं सके, और समय परिवेश के व्यवधान ने उन्हें दोबारा वहां भी जमने नहीं दिया जहां से वो उखड़ गए। याद करो कालिदास के संदर्भ में यह दोहरा विस्थापन
मोहन राकेश की रचना संसार का केंद्र है। इसको बोलते हैं दोहरा विस्थापन। मल्लिका जिस कालिदास से प्रेम करती है उसे अपने से बांधे नहीं रखना चाहती। बहुत अच्छी बात हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है बाण भट्ट की आत्मकथा में कि स्त्री की सफलता पुरुष को बांधने में है और सार्थकता उसको मुक्ति प्रदान करने में। मल्लिका कालिदास को अपने से बांधे नहीं रखना चाहती। वह चाहती है कि इसकी रचना धर्मिता पल्लवित होती रहे, मुझ तक ये सीमित होकर ना रहे। मल्लिका कालिदास को अपने प्रेम से बांधे नहीं रखना चाहती, वह उसे मुक्त कर देती है, परंतु वह स्वयं क्या उससे मुक्त हो पाई? ये है समस्या की जड़, बहुत बड़ी समस्या की जड़। उतनी ही बड़ी समस्या की जड़ कि पति चाहे लाख प्रताड़ित करे पत्नी को, लेकिन पत्नी चाह करके भी उस व्यसनी, उस बुरे प्रवंचक नीच दस्यु पति से स्वयं मुक्त नहीं हो पाती। और जीवन में विडंबनाओं की सृष्टि यहीं से होती है कि वह मल्लिका जो कालिदास से प्रेम करती है वह उसे अपने से बांधे नहीं रखना चाहती, उसे मुक्त कर देती है, लेकिन स्वयं उससे मुक्त होना नहीं चाहती। और स्त्री के लिए पुरुष का बंधन सुखकर ही है। चली आ रही मान्यताएं, सामंती समाज की सोच, स्त्री का बंधन और पुरुष का बंधन स्त्री के लिए सुखकर ही है। स्त्री स्वयं मुक्त ना होकर पुरुष को मुक्त कर देती है। इसी से ऐसे दुष्चक्र की सृष्टि होती है जिसमें घुटन, त्रास, अलगाव, अकेलापन और विवशता ये ही शेष रह जाने वाले तत्व हैं। मित्रों, मोहन राकेश इस नाटक में भारतीय स्त्रियों का एक ऐसा त्रिकोण रचते हैं जिसमें एक तरफ अंबिका है, एक तरफ मल्लिका है, एक तरफ प्रियंगु मंजरी है। यदि आपने इस नाटक को पढ़ रखा हो तो, और क्षमा कीजिए यदि नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लीजिए, वरना आपका नाम हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों की लिस्ट में से कट जाएगा। वह साहित्य का विद्यार्थी ही नहीं है जिसने आषाढ़ का एक दिन नहीं पढ़ा हो। कम से कम इस कोरोना संकट के दौरान जो बेहतरीन साहित्य है उसका अध्ययन तो कर लीजिए। तो मोहन राकेश का आषाढ़ का एक दिन नाटक जब आप पढ़ते हैं तो इसमें भारतीय स्त्रियों का एक त्रिकोण आपको दिखलाई देगा जिसमें अंबिका है, मल्लिका है, प्रियंगु मंजरी है, और तीनों के केंद्र में एक पुरुष है और उसका नाम है कालिदास। अंबिका वो कोई और नहीं, भूतपूर्व मल्लिका ही है। जीवन की कठोर वास्तविकताओं ने उसको अंबिका बना दिया है। अंबिका जो भूतपूर्व मल्लिका ही है, जो शारीरिक रूप से टूट चुकी है और अब बस उसकी केवल एक चाह यही है कि उसकी पुत्री मल्लिका किसी पुरुष का वरण कर ले, किसी का शादी कर ले, किसी से भी, क्योंकि वो भावना को नहीं जानती, वो यथार्थ को पहचानती है। और एक तरफ मल्लिका की भावनाएं यद्यपि आहत हैं, फिर भी वह उन्हें गले लगे जिए जा रही है, गले लगाए जिए जा रही है। अंबिका इस भावना को आत्म प्रवंचना और छल से अधिक कुछ नहीं मानती है। और प्रियंगु मंजरी वह एक पुरुष को ही केंद्र में रख करके अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति करना चाहती है। तीनों की नियति, चाहे अंबिका हो, चाहे मल्लिका हो, चाहे प्रियंगु मंजरी हो, तीनों की नियति अकेलेपन की है। तीनों पुरुष सत्तात्मक समाज में धीरे 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 अकेली होती स्त्रियां हैं। तीनों एक दूसरे को आलोकित भी करती है। प्रियंगु मंजरी पुरुष को अपने से बांधे रखना चाहती है लेकिन सफल नहीं हो पाती। मल्लिका पुरुष को अपने से पूर्ण मुक्त कर देती है लेकिन स्वयं उससे मुक्त नहीं हो पाती। भारतीय पुरुष सत्तात्मक समाज का यही गति विज्ञान है। मित्रों, आषाढ़ का एक दिन में कालिदास के चरित्र की जब आप बात करें तो कालिदास का चरित्र स्वतंत्रता के बाद जो विकसित हो रहा उपभोक्तावादी मध्य वर्ग है उसका प्रतिनिधि पात्र बनकर के इसमें आता है। वह भावनावादी होते हुए भी व्यवहारवादी नजर आता है।
वह अपने घर में भी विजयी होना चाहता है और वह बाहर भी विजयी होना चाहता है। वह स्त्री पर शासन भी करना चाहता है और वह स्त्री को मुक्त भी रखना चाहता है। वह जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। उसमें अपने अभाव को लेकर के तीव्र प्रतिक्रिया का भाव है। वह समाज से प्रतिशोध लेना चाहता है, इसलिए वह राजकवि बनने राजधानी चला जाता है। कालिदास मल्लिका के वर्तमान का सामना भी नहीं कर पाता और पलायन कर जाता है। वास्तव में कालिदास एक ऐसा ट्रेजेडी पात्र है। कालिदास की जो ट्रेजेडी है वो ये है मित्रों कि वो भावना में भी जीवन जीना चाहता है और व्यावहारिक जीवन में भी वह सफल होना चाहता है। और जो पूंजीवादी समाज में ऐसा संभव नहीं है मित्रों। इस अर्थ में आषाढ़ का एक दिन भारतीय मध्यवर्ग की नियति गाथा है। प्रेम संबंधों से ऊपर उठ करके रचना धर्मिता के इस सत्य की तरफ भी आप झांकिए। और इसी अर्थ में हम कह सकते हैं कि भावना मूल्य और भौतिक संसार की सफलता के बीच द्वंद्व को एक साथ पाने की कोशिश जब करता है कालिदास, तो शेष बचता है उसका क्षत विक्षत व्यक्तित्व। मित्रों, कालिदास स्वतंत्र भारत के उसी क्षत विक्षत व्यक्तित्व का प्रतीक है। जरा इस दृष्टिकोण से भी आप इस नाटक पर गौर करना। आषाढ़ का एक दिन की विशेषता इस बात में निहित है कि आधुनिकतावादी जो अस्तित्ववादी मनोभूमि है उस पर इस रचना का प्रभाव, इस अस्तित्ववादी मनोभूमि का प्रभाव आप बराबर देख सकते हैं। इस रचना का ढांचा इस जटिल रचना बिंदु पर खड़ा है जहां से मध्यवर्गीय जीवन यथार्थ की समग्र अभिव्यक्ति देखना संभव है। मित्रों, यही कारण है। मेरी बात के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। भाषा आपको चाहे जटिल लगे, लेकिन यह सत्य है कि यही कारण आप इस रचना में देख पाएंगे कि दो भावुक हृदयों की ट्रेजिक कथा है ये मल्लिका बनाम कालिदास। दो भावुक हृदयों की ट्रेजिक कथा भी हम कह सकते हैं। आषाढ़ के एक दिन को भारतीय स्त्री की नियति गाथा भी कह सकते हैं हम। आषाढ़ के एक दिन को राजसत्ता बनाम सृजनशील कलाकार के संबंधों की नवीन व्याख्या भी कह सकते हैं हम। आषाढ़ के एक दिन को महानगरीय संस्कृति की कृत्रिमता और ग्रामीण जनपद की जो नैसर्गिकता है उसका द्वंद्व भी कह सकते हैं हम आषाढ़ के एक दिन को। और इसके साथ साथ मित्रों, इसके साथ साथ भावना और यथार्थ की टकराहट, व्यक्ति और समाज की टकराहट, वह भी आपको इस रचना में बराबर देखने को मिलेगी। और यह टकराहट इस नाटक में तीव्र घुमड़न पैदा करती है। और यह एक तरफ आकाश में जो एकत्र मेघ खंडों की घुमड़न है और दूसरी तरफ मल्लिका कालिदास के अंतर्मन की ऐंठन है। आषाढ़ का आकाश नाटक के तीनों अंकों में निरंतर उमड़ता घुमड़ता रहता है। आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है वो बेहद तीखा नाटकीय तनाव लिए हुए है, जिसमें हम राजसत्ता और सृजनात्मकता का द्वंद्व बराबर देख सकते हैं। राज्य का मतलब क्या होता है? राज्य का मतलब है हिंसा, दमन और कूटनीतिक चालबाजियां। और इनके साथ कालिदास की जो कोमलतम भावनाएं हैं उनका कोई सामंजस्य नहीं है। मातुल भी अपने भांजे को समझ नहीं पाता। जब राजसत्ता स्वयं उसका सम्मान करने के लिए उत्सुक है तो ये कालिदास क्यों कहता है कि मैं राजकीय मुद्राओं से कृत होने के लिए नहीं हूं? और ये कैसा विरोधाभास! जो राज्य कालिदास की भावना यानी कि कालिदास की कविता का सम्मान करना चाहता है, उसी राज्य का प्रतिनिधि दंतुल जो राजपुरुष है, उसी राज्य का राजपुरुष दंतुल हिंसक है। कालिदास जब राजाश्रय स्वीकार कर लेता है तो उसकी रचनात्मकता अपना नैसर्गिक गुण छोड़कर कृत्रिमता धारण कर लेती है। मित्रों, कालिदास की पहली रचना ऋतु संहार, जो उन्होंने मल्लिका, मृग शावक, हिरण, गिरी वन प्रांतर, उमड़ते घुमड़ते बादल पहाड़ों के बीच में बैठकर लिखी ऋतु संहार, तो राज्य संरक्षण में रहते हुए उनका कोई भी ग्रंथ ऋतु संहार किसी संवेदना और मार्मिकता को फिर से प्राप्त न कर सका।
दूसरा आप इस रचना में द्वंद्व देखेंगे, वो है निजी और सार्वजनिक जीवन का द्वंद्व। मित्रों, यदि हम निजी जीवन में सफल हैं तो हम सार्वजनिक जीवन में सफल नहीं हैं, और यदि हम सार्वजनिक जीवन में सफल हो गए तो हम निजी जीवन में सफल नहीं होते। ये विडंबना है हमारे जीवन की कि एक की सफलता के लिए दूसरे का त्याग अपरिहार्य है। कालिदास यदि राज्य के संरक्षण को स्वीकार करता है तो उसे अपने परिवेश, अपनी प्रकृति, हरिण शावक, मेघ मल्लिका के प्यार को त्यागना पड़ेगा, और यदि नहीं त्यागता है तो राज्य के संरक्षण को छोड़ना पड़ेगा। ये द्वंद्व केवल इस रचना के पात्रों का द्वंद्व नहीं है, ये द्वंद्व स्वयं मोहन राकेश के जीवन का भी द्वंद्व है। कई बार हैरानी होती है कि साहित्य अकादमी जैसे पुरस्कारों की स्थापना ये तो 1954 में ही हो गई थी, और इनके तो नाटक 1958 के बाद से 58 से शुरू हुए हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार के लायक क्या मोहन राकेश का कोई सा भी नाटक नहीं था? आप काबिल गौर करना बात पर। तो जिस चीज़ को लेकर के मोहन राकेश लिख रहे हैं उससे सरकार संतुष्ट नहीं है, और सरकार सम्मान उसी को देगी जो सरकार की गाएगी। खैर, आषाढ़ का एक दिन में आप व्यक्ति और समाज का एक बड़ा तीखा द्वंद्व देखेंगे। मल्लिका एक ऐसी नारी का चरित्र है जो स्वयं निर्णय लेती है और उसका उत्तरदायित्व भी स्वयं ही ग्रहण करती है, और आधुनिकता की शुरुआत इसी दौर से होती है। किस दौर से? जहां मनुष्य स्वयं अपने भाग्य के बदलने का प्रयास स्वयं करता है। समाज और व्यक्ति का द्वंद्व यहीं से प्रारंभ होता है मित्रों। समाज अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए और परिवार से शक्ति ग्रहण करता है, जबकि मल्लिका अपनी माँ की बात को सीधे सीधे स्वीकार कर देती है कि माँ, मेरी भावनाएं पवित्र कोमल है, मैंने भावना में भावना का वर्ण किया है। ये भावना और यथार्थ का जो द्वंद्व है वो देखिए आप। मल्लिका भावना में भावना का वर्ण करती है, अंबिका इसे छल और आत्म प्रवंचना मानती है। अंबिका जीवन के क्रूर यथार्थ को पहचानती है। दोनों के तर्क अपने अपने स्थान पर सटीक हैं। पात्रों में आपको द्वंद्व मिलेगा। कालिदास बनाम दंतुल का द्वंद्व, कालिदास बनाम विलोम का द्वंद्व, अंबिका बनाम मल्लिका का द्वंद्व, मल्लिका बनाम प्रियंगु मंजरी का द्वंद्व, और महानगरीय संस्कृति की कृत्रिमता बनाम ग्रामीण जनपद की नैसर्गिकता का द्वंद्व भी आप देख सकते हैं कि कालिदास उज्जैनी चला गया है, कालिदास कश्मीर का राजा बन गया है, मात्रगुप्त नाम हो गया है उसका, लेकिन अभी भी अपने गिरिवन प्रांतर से कट नहीं पा रहा है। काव्यात्मकता और नाटकीयता का द्वंद्व आप देख सकते हैं। और मित्रों, पूरे नाटक के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए यदि हम निष्कर्ष रूप में महत्वपूर्ण बात कहें तो मित्रों, जीवन में सीख लेने वाली बात इस नाटक से ये है कि जीवन में भावना और यथार्थ पर समदृष्टि रख करके ही व्यवहार करना चाहिए। केवल भावना के सहारे जीवन जियोगे तो मल्लिका की भांति दुख ही पाते रहोगे, और केवल यथार्थ पर दृष्टि रखोगे तो मातुल की भांति लंगड़ाते रहोगे और विलोम की भांति सर्वत्र अपने द्वार बंद पाओगे। विलोम जब भी जाता है सर्वत्र द्वार उसको बंद ही मिलता है। कालिदास जैसे द्वंद्वग्रस्त व्यक्ति जो कभी भावना का कभी यथार्थ के बीच विचरण करता है, वे कभी स्थिर चित्त नहीं हो सकते। और ऐसे व्यक्ति, कालिदास जैसे व्यक्ति न घर के होते हैं न घाट के रहते हैं। और यदि मैं अंतिम रूप से अपनी अभिव्यक्ति को विराम देने से पहले एक बात कह दूं कि आषाढ़ का एक दिन अपनी संवेदना में, अपनी कोख में इस सत्य को छिपाए हुए है कि रचना धर्मिता और प्रेरणा की जो सही जमीन है वह प्रेम का आत्मिक परिवेश है मित्रों, राजधर्म और राजकर्म नहीं। यह है आषाढ़ का एक दिन नाटक की मूल संवेदना से जुड़े हुए कुछ विशिष्ट पहलू जो मेरे मन में उसी प्रकार घुमड़ उमड़ रहे थे जैसे आषाढ़ के बादल और आज के बादल विशेषकर उमड़ घुमड़ रहे हैं। मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।